Hello student, this is lecture number 2 of valuation. So in this lecture we are going to cover some terms or some concept of valuation. So we are going to start with our lecture. So the first term which we are having right now वो है market value. Market value क्या है? Market value of a property is the amount which can be obtained at any particular time from the open market. Market में जो current rate चला उसके according जो आपको value मिलने वाली है आपकी property की वो है market value. मार्केट वैल्यू विल डिफर, टाइम टू टाइम डिफर करेगी और डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करेगी. आज की डेट में जब कंट्री में कोविड-19 का इशू चल रहा है तो आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला और मार्केट जब डाउन होगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं तो आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का काफ़ी फ्लक्चुएशन होगा, तो इस रीज़न से आपकी प्रॉपर्टी के रेट थोड़े कम हो जाएंगे. मार्केट वैल्यू ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बात मैंने पहले बता दी है. बट इसके पीछे एक नया रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं, काफ़ी फैशन टैग भी चेंज हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ चेंज होंगी. मटेरियल की प्रॉपर्टी लाइक पहले सीमेंट कंक्रीट पे ही काम होता था, आज कंक्रीट ब्लॉक पे भी काम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है. ओके, सो नेक्स्ट जो टर्म अपने पास आने वाली है वो टर्म है स्क्रैप वैल्यू. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेईई में काफ़ी बार पूछी गई है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. सो स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू है, मैं समझाता हूँ आपको. कोई भी बिल्डिंग, सपोज करो मैंने कोई बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग की एक यूटिलिटी होती है और एक लाइफ होती है. कंक्रीट की बिल्डिंग 50 साल या 70 साल तक जिंदा रहती है, लाइक जिंदा इन द सेंस खराब नहीं होगी. सो अगर मैं मान के चलता हूँ 50, इसकी यूटिलिटी 50 है, इसका मतलब है 50 साल तक, 50 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते. 70 साल इसके लाइफ पीरियड है, इसका मतलब 70 साल के बाद अगर आप रहोगे तो आपको शायद एक्सीडेंटल कुछ हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग खराब हो चुकी होगी तो वो टूट जाएगी, अपने आप कुछ डिसमेंटल हो सकता है इसमें. तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ. स्क्रैप वैल्यू मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मटेरियल डिसमेंटल बिल्डिंग. ओके, जब बिल्डिंग 70 साल के अपना लाइफ पीरियड कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद उसको तोड़ने के बाद जो डिसमेंटल मटेरियल बचा हुआ है उसका जो स्क्रैप रेट है, जैसे कई बार फर्नीचर का रेट है, टिम्बर का रेट है, इवन जो मटेरियल टूटेगा तो उससे जो मटेरियल बनता है उसको सोलिंग बोलते हैं. मैंने आपको सबसे पहले में बताया था, सोलिंग की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि आप फाउंडेशन में फिलिंग की तरह यूज कर सकते हैं, तो उसका रेट होता है. एक मशीन की केस में बात करता हूँ, मशीन की भी एक लाइफ पीरियड होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है कुछ डिसमेंटल पार्ट की, और ऑलमोस्ट हम 10% कैरी करते हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की. 20,000 की कोई मशीन आपने ली है तो आपका जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये 2,000 तक सेल हो जाएगी. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल और रविश मटेरियल इज डिडक्टेड. अब आपने ये सब किया तो है, अब बिल्डिंग की बात करता हूँ, 50 लाख की बिल्डिंग है आपकी, उसको तोड़ने के लिए आपके 2 लाख रुपए लग गए, तो आपका टोटल जो 2 लाख रुपए लग गया और जो आपको मटेरियल मिला है वो 5 लाख रुपए का मटेरियल मिला है, जिसमें आपके स्टील गर्डर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. तो 5 लाख का जो मटेरियल मिला है, 2 लाख रुपए आपके लगे, टोटल आपके हाथ में कितना रुपए आया? 3 लाख रुपए. सो स्क्रैप वैल्यू उसकी होगी 3 लाख रुपए. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है सैल्वेज वैल्यू. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है आपसे एग्जामों में. सो बेसिकली सैल्वेज वैल्यू है क्या? सैल्वेज वैल्यू के बारे में बात करता हूँ. तो सैल्वेज वैल्यू है बिल्डिंग को तोड़ने से पहले उसकी क्या डिफरेंट कोई यूटिलिटी हो सकती है, या फिर किसी मटेरियल या मशीन को, फॉर एग्जाम्पल के लिए आज से 10 साल पहले आपके पास जो CRT कंप्यूटर आते, जो टीवी की फॉर्म में होते थे, वो स्टार्टिंग में 56,000 में भी आते थे, बट क्या आज उसके 50,000 रुपये मिलेंगे? नहीं. सिमिलरली रेफ्रिजरेटर आपको स्टार्टिंग में 11,000 रुपये का मिलता था, आज 11,000 रुपये में नहीं मिलेगा. तो उसको अगर आप आज उसकी जब टाइम पीरियड खत्म हो चुका है 10 साल का, 11 साल का जो उसका टाइम पीरियड है, उसका सेकेंड कोई यूजेज हो, इवन कई बार होता है कि कोई लकड़ी की सेल्फ है, उसका यूज बर्निंग के लिए हो जाएगा क्योंकि उसमें दीमक लग गई है, टर्माइट लग गई है, तो उसके रेट्स किसी और पर्पस के लिए हो सकते हैं, तो वो सैल्वेज वैल्यू है. सैल्वेज वैल्यू को मतलब आप उसको किसी और मेथड में यूज कर सकते हो, और सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू से पहले आएगी, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है फाइनल डिसमेंटल करना, उस चीज को खत्म कर देना. तो मैं पढ़ता हूं एक बार क्या लिखा हुआ है, तो इसको पहले मैं रब कर लेता हूं. ओके, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड. ओके, यूटिलिटी पीरियड उसका खत्म हो चुका है आपके पास. सो अब आपको देखना विदाउट बीइंग डिसमेंटल, देखो डिसमेंटल नहीं करना है उसको, इज कॉल्ड द सैल्वेज वैल्यू. सो सैल्वेज वैल्यू के बारे में आपको पता लग चुका है. स्क्रैप वैल्यू की स्टेज में आने से पहले पहले जो आपकी स्टेज है वो सैल्वेज वैल्यू की है. मशीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजुअल स्पान, मशीन का जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करने से पहले
मतलब जो उसकी लाइफ पीरियड है उससे पहले जो जो उसकी यूटिलिटी हो सकती है, मे बी सोल्ड और परचेज बाय सम अदर फॉर अदर यूजेस। देखा, लाइक कई बार बाइक 4 व्हीलर 2 व्हीलर के टायर्स को यूज किया जाता है चेयर के फॉर्म में रेस्टोरेंट में रखने के लिए। सो उनका यूजेस अलग है। सो उसका टाइम लाइफ पीरियड तो उसका 2 और 3 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका है, बट वो कहीं और यूज हो रहे हैं तो उसकी वो सैल्वेज वैल्यू है। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रिमूवल, ये नहीं इंक्लूड करता। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और एन एसेट माइट बी। अब बात समझो, मैंने आपको बताया था सैल्वेज वैल्यू के बारे में कि सैल्वेज वैल्यू क्यों नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। देखो, अगर आपके बिल्डिंग में स्टील गर्डर आपने यूज कर रखा है स्टील के फॉर्म में, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वो स्टील गर्डर को निकालने के लिए आपको लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट आएगी, डिसमेंटल करने का पैसा लगेगा। सो कई बार ऐसा हो सकता है स्टील गर्डर की रेट 20,000 रुपये हो, आपकी लेबर 21,000 रुपये की लग जाए, तो हो सकता है सैल्वेज वैल्यू हुई। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जेई एसएससी जेई में कि कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू और आगे 2-3 वैल्यूज और हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो नेगेटिव हो सकती है? तो आपका आंसर होगा सैल्वेज वैल्यू। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। तो आगे हमारे पास जो वैल्यू है हमारे हाथ में वो है बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू काफी इजी होगा कि बुक वैल्यू क्या है, एक तरीके से मार्केट वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है। बुक वैल्यू इज द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक, मतलब फाइनल परचेज करने वाली है, ये आपके बिल पे भी आने वाला है। ठीक है, बट उसमें आती कैसे है बुक वैल्यू? आपका ओरिजिनल कॉस्ट होगा, आपने बिल्डिंग बना ली है, उसमें काफ़ी रिपेयर्स हुए होंगे, काफ़ी डिफॉर्मेशन या फिर डिफॉर्मिटीज होंगे, जिस चक्कर में उसका डेप्रीशिएशन होता है। डेप्रीशिएशन के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है पहले एग्जामों में। सो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देते हो, मैं इसमें इन्फ्लेशन की बात नहीं कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा बढ़ेगा, बट मैं बोल रहा हूँ उसमें डेप्रीशिएशन भी होगा। टाइम के साथ साथ उस चीज़ की यूटिलिटी उतनी ठीक नहीं होती है। एक बिल्डिंग जिसकी टाइम पीरियड 50 ईयर्स है और आप उसको 30 साल बाद बेचें, और वैसी ही बिल्डिंग को आप 10 साल बाद बेचोगे तो 10 साल बाद बेचने वाली बिल्डिंग के रेट ज़्यादा होंगे। ठीक है, बुक वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, सीधी सी बात है। डेप्रीशिएशन मतलब जितने ज़्यादा इसमें टाइम लगा, डेप्रीशिएशन आल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, तो ऑब्वियस ही बात है, टाइम ज़्यादा लगा, डेप्रीशिएशन ज़्यादा हुआ तो अमाउंट, मेन वाला अमाउंट कम हो जाएगा। वो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ईयर एंड एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी द बुक वैल्यू विल बी ओनली स्क्रैप वैल्यू। ऑब्वियस ही बात है, जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो आपकी बुक वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, वो स्क्रैप के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आने वाला है, मैं काफ़ी इजी टर्म्स है, आप इनको प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं, काफ़ी इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ रहा है रेटेबल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। रेटेबल वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, रेटेबल मतलब रेट कैसे लगाया जाए, तो रेट लगाने का सिंपल तरीका क्या है, वो एनुअल कितना कमाती है, एनुअल कुछ इसका होगा। एनुअल में से अगर मैं उसकी जो मिसलिनियस आइटम्स है उनको माइनस कर दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। रेटेबल वैल्यू इज द नेट लेटिंग वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग द रिपेयर्स। ओके, ग्रॉस इनकम क्या होती है? ग्रॉस इनकम क्या, मैंने आपको बताया था, ग्रॉस मतलब टोटल, और टोटल में से आउट गोइंग या रिपेयर को आउट गोइंग बोल सकता हूँ, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो जो आउट गोइंग को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास रेटेबल अमाउंट आ जाता है। तो आउट गोइंग में अपना म्यूनिसिपल टैक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब रेटेबल जो वैल्यू है ये एक बिल्कुल करंट टाइम की वैल्यू है, बुक वैल्यू की तरह ही है, बट इसमें माइनस होंगी कुछ चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आप उसी पर्पज से उस बिल्डिंग को यूज़ करने वाले हो, इसलिए आपको फर्क पड़ता है कि आपके रिपेयर्स कितने हुए, क्या कॉस्ट होता है साल का, तो आप उसका अमाउंट डिडक्शन करके चलते हो। अक्सर ही लीज पर्पज से होता है। अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को लेने वाली है और उनको पता लगता है कि आपका प्लास्टर में मॉइस्चर का इशू है, उसमें पैसा लगता है, तो बैंक उसका पैसा काट के ही आपको टोटल अमाउंट देती है। ओके, नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है ऑब्सोलेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस टर्म के बारे में पहले पता होगा, बट इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। बिल्डिंग आप बनाते हो, सपोज करो जो आप 1980 में बिल्डिंग बनाया और 2080 में जो बिल्डिंग बन रही है, दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंसेस से दिखेंगे, क्योंकि 1980 की बिल्डिंग उस ट्रेंड को रिजेंबल करती जो उस टाइम था। ठीक है, अब 2018 में जो बिल्डिंग बनने वाली है, बन चुकी है, उसमें आपने देखा होगा कि उस बिल्डिंग में काफ़ी स्ट्रक्चर चेंज आए हैं, कई नई इन्वेंशंस हुई हैं। आपने देखा होगा कि फॉल सीलिंग जो ऊपर होती है, फॉल सीलिंग, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। पहले आपने देखा होगा हाथ से करते थे, जो लेबर होती थी, स्किल लेबर होती थी, वो हाथ से बनाती थी, अब प्लाईवुड पे होती है। सो एडवांसमेंट होने के चक्कर में वो बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, पुरानी होने के रीजन से उस बिल्डिंग का रेट कम हो जाता है। दैट इज द रीजन कि आप
आपने देखा होगा जो पुरानी बिल्डिंग है उनके रेट बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि उनका डिजाइन पुराना होता है, इसलिए लोग उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उस पर डिसमेंटल करके उस पर नई प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो ऑब्सोलेंस क्या है, एक बार पढ़ देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर बिकम लेस व्हेन इट बिकम्स आउट ऑफ डेट। किस रीजन से? स्टाइल से, डिजाइन से, स्ट्रक्चर का, ऐसे करके, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू प्रोग्रेस इन प्लानिंग आइडिया। देखो अब काफी टाइम तक आप प्लानिंग ही करते रहोगे कंस्ट्रक्शन में तो नहीं बनेगा काम, तो आपके रेट वैसे भी कम हो सकते हैं। न्यू इन्वेंशन, सपोज करो आप एक ऐसी बिल्डिंग चाहते हैं, एक होटल चाहते हैं जिसमें टॉप फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल हो, तो न्यू इन्वेंशन है वो, एक तरीके से पहले नहीं होता था ऐसा। तो अगर ऐसा इन्वेंशन आप ऐसा हाईटेक डिजाइन आप रखेंगे तो आपकी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी उसके रेट इतने नहीं लगने वाले, ठीक है। डिजाइन टेक्निक भी होती है, लोग आजकल स्टील के कॉलम यूज करने लगे हैं, स्टील स्ट्रक्चर ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो आज के डेट में कंक्रीट को हम ऑब्सोलेट बोलने लगे। हेंस इवन दो बिल्डिंग इज फिजिकली साउंड, बहुत अच्छी हो बिल्डिंग दिखने में, मतलब उसकी कंडीशन, कंक्रीट की कंडीशन सब ठीक है, हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कम हो, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। काफी इजी टॉपिक्स हैं तो आप इनको बार बार देखेंगे, एक दो बार कवर करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। सो हमारे पास आगे टर्म है एन्युटी। पहले तो मैं आपको एन्युटी का पूरा ढंग से बताता हूँ क्योंकि आपको एन्युटी काफ़ी डाउटफुल लग सकता है क्योंकि ये टर्म काफ़ी जगह यूज होती है। सो एन्युटी, ओके, बेसिकली मैं आपको एन्युटी के बारे में बताता हूँ। एन्युटी का जो मतलब है AN यहाँ तक तो एनुअल से ही निकलता है। देखो एनुअली जो भी स्कीम या कोई किसी भी तरीके से आप एनुअल कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या फिर आपको अमाउंट मिलता है वो एन्युटी है आपका। डेफिनेशन के साथ चलते हैं, इट इज द एनुअल पेमेंट फॉर द रीपेमेंट और कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टी, ओके। LIC की बात करता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल है। LIC आपसे इकट्ठे में एक लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए जमा करवा लेती है और फिर वो आपको काफ़ी अच्छे प्लान देती है। प्लान में आप देखोगे तो कुछ हैं जिसमें आपको बोलता है कि आप पैसा आपको स्टार्टिंग में 1 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा या फिर 3 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो एन्युटी क्या है? एक सर्टेन अमाउंट एक ईयर के लिए मिलेगा आपको, वो एन्युटी है। तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एन्युटी क्या है। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। इट इज द एनुअल पेमेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टी। पार्टी कौन है? मैं या फिर कस्टमर। दीज एनुअल रीपेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, फिर उसके बाद रिटर्न मिलता रहता है, फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर के लिए वो पॉलिसी पे डिपेंडेंट है, ओके। तो एन्युटी सर्टेन का मतलब क्या है? एन्युटी सर्टेन का मतलब है कि अमाउंट जो आपको मिलने वाला है वो डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर के लिए मिलेगा। आपने 10 लाख रुपए दे दिए, अब वो आपसे बोलता है कि आपको 25 साल तक हर साल 15,000 रुपये मिलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा एग्जांपल लेगा, या फिर 25,000 मान लो, ठीक है। तो वो बताता है कि जितना ज़्यादा आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आप वही बात है कि आपने ज़्यादा टाइम पीरियड किया तो ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, कम टाइम पीरियड होगा तो ज़्यादा एन्युटी होगी। ऑब्वियस सी बात है 25 लाख को आपको कंप्लीट करना है, प्लस इसमें कुछ इंटरेस्ट भी होगा, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो इसको जब LIC आपको वापस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। तो अब आपको ये देखना है कि इस एन्युटी के केस में आप देखोगे तो आपको इसमें हर साल के हिसाब से पैसे आपके ज़्यादा होंगे जब ईयर्स कम होंगे। तो अमाउंट को A लिखता हूँ, ये ज़्यादा तो टाइम कम। ये आपको पता है नॉर्मल इंस्टॉलमेंट वाले केस में भी होता है। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है कि एन्युटी ड्यू का मतलब है आपके पास आपको पैसा दिया जाएगा हर साल, बट वो अमाउंट फिक्स नहीं है। एन्युटी पेड एट द बिगिनिंग, एक बार दिया जाएगा, फिर जितने पीरियड्स होंगे मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस हिसाब से दिया जाएगा कुछ डेफिनेट नंबर पीरियड के लिए। मतलब आपको बोला जा रहा है कि इतने सालों के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डेफर्ड, ये चीज काफी इजी, आप देखोगे दोबारा डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या? आपने 10 लाख रुपए दे दिए LIC को, वो बोलता है आपको 3 साल बाद, मतलब कुछ डिले किया जाएगा। डेफर्ड मतलब डिले, 3 साल बाद से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो होता है डेफर्ड एन्युटी। परपेचुअल एन्युटी का मतलब 10 लाख रुपए आपने दे दिए, कुछ साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा टिल योर लाइफ, तो ये होता है। दो एन्युटी मीन्स एनुअल पेमेंट, द अमाउंट ऑफ एन्युटी में बी पेड बाय मंथली इंस्टॉलमेंट और क्वार्टरली लिखा हुआ है कि आपको जिस तरीके से मिल सकता है वो सारे तरीके यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपिटल कॉस्ट, ओके। सो कैपिटल कॉस्ट की बात करते हैं। तो कैपिटल कॉस्ट क्या है? इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग परचेस ऑफ लैंड। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट हो सकती है अभी तक की। क्यों? आपको लैंड का पैसा देना है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग का भी पैसा देना है, ठीक है। तो बिल्डिंग का भी पैसा देना है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये कॉस्ट सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमने अभी तक बिल्डिंग के बारे में बात की, लैंड के बारे में बात की ही नहीं थी।
ये प्रॉपर्टी की जब बात करते हो, प्रॉपर्टी पूरी बनाने की बात करते हो आप, ठीक है। फॉर प्रॉपर्टी इट इज द ओरिजिनल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पोजेस अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब होता है लैंड प्लस बिल्डिंग, बिल्डिंग बनी हुई है। इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंट कॉस्ट। अब ये आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताना चाहता हूं। ये प्रेजेंट कॉस्ट की बात कह रहा है। प्रेजेंट कॉस्ट का मतलब हो गया, अगर मैं प्रेजेंट कॉस्ट का मतलब होता है इन्फ्लेशन ऐड करके। इन्फ्लेशन ऐड करने का मतलब है कि अब ऑब्वियस ही बात है, 2000 में अगर आपने 2 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो 2020 में उसमें इन्फ्लेशन हर साल का 6% लगा के अगर आप देखते हो तो 120% इन्फ्लेशन आ चुका होगा। तो 120% ऑफ 2 लाख का आप जब निकालोगे तो उसकी अब आपकी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है। तो कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है लैंड प्लस बिल्डिंग का जो कॉस्ट है जब आपने खरीदी थी, या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सो कैपिटलाइज वैल्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो कैपिटलाइज का वैल्यू का मतलब, ये आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि स्टडी आपके इस यूनिट में है, बट मैं आपको डिफरेंट तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो ए नाम का कोई बंदा है, उसको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। उस प्रॉपर्टी से साल का 1000 रुपये आता है, सॉरी 1000 रुपये। सो उस प्रॉपर्टी से साल का 1000 रुपये आता है। तो आपको वो बोलता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को इस टाइप से खरीदना चाहता हूँ कि मेरे को 10% का रिटर्न मिले। तो ऑब्वियस ही बात है 1000 से रुपये तो बढ़ेगा नहीं उसका, तो क्या कंट्रोल कर सकता है? वो प्राइस जिसमें वो खरीदने वाला है। तो 10%, कहने का मतलब है 10% उस प्रॉपर्टी का रेट होगा 1000 रुपये। मतलब क्या है? वो प्रॉपर्टी के उतने ही रुपए देगा कि 10% उसका 1000 रुपये मिले साल का। तो 10 कितने का 1000 होगा? 10,000 रुपये। तो इस हिसाब से वो 10,000 की प्रॉपर्टी अगर खरीदता है तो 1000 रुपये उसको साल के मिलेंगे, जो उसने स्टेटमेंट दिया था, दैट इज कि 10% उसको हर साल का आना चाहिए इन्वेस्टेड वैल्यू का। सो अगर आप पढ़ोगे इसको डेफिनेशन को तो आपको समझ में आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे पता लगता है ये प्रॉपर्टी मुझे साल का 1000 रुपये देती है, तो मैंने अपनी कंडीशन बनाई है कि मुझे 10% चाहिए अपने इन्वेस्टेड वैल्यू का। तो ऑब्वियस ही बात, जब 1000 रुपये वो दे रहे हैं प्रॉपर्टी मुझे, तो ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या हो सकता है? जो जिसमें मैं खरीदने वाला हूँ। तो जो खरीदने वाला हूँ वो है 10,000 रुपये, तभी 10% 1000 होगा, ठीक है। तो एक बार मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। तो जो डेफिनेशन है, देखिए डेफिनेशन दे रखी है हमें। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द नेट इनकम प्रॉपर्टी। मतलब जितना उस प्रॉपर्टी से हाईएस्ट जो मैक्सिमम रेट मार्केट में अवेलेबल है, उससे अगर आप देखोगे तो उतना ही आप कमा सको रेंट के थ्रू, ये वो बोल रहा है इनडायरेक्टली। टू डिटरमाइन द, आपको नेट इनकम पता होनी चाहिए। बोलता है अगर कैपिटलाइज वैल्यू आपको पता करनी है तो आपको उसकी नेट इनकम पता होनी चाहिए, साल में वो कितना कमाता है, ठीक है। तो आपको इससे पता लग जाएगा। और प्रिवेलिंग टैक्स, ये प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये बैंक रेट से होता है एक्चुअली। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो एक उसमें लिखा कैपिटलाइज वैल्यू आपको निकालनी है प्रॉपर्टी की, जिसमें नेट रेंट आपका 1000 रुपये आता है। मैंने आपको एक जो एग्जांपल समझा था उसी टाइप का कुछ है। 1000 रुपये साल का 1000 रुपये मिलता है, 5% इंटरेस्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे 5% इंटरेस्ट चाहिए, तो मुझे उस प्रॉपर्टी से 5% 1000 रुपये के फॉर्म में मिल रहा है। तो मुझे कितने की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वो? क्योंकि ये मेरा टारगेट है ना, मुझे तो 5% चाहिए। मैं जितना भी पैसा लगाऊं मुझे साल के 5% वापस चाहिए। साल के बाद वापस 1000 रुपये आ रहे हैं, तो मेरा 5% 1000 है। तो इसका मतलब 20,000 रुपये की अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मेरे को फायदा है। अदरवाइज क्या होगा? सपोज करो मैंने 25,000 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी, तो मुझे इसमें घाटा है, क्योंकि मेरा 5% से ही डाउन हो जाएगा। ये करीबन 4% के लमसम होगा, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि कैसे फिक्स करोगे कि आपको फायदा है कि घाटा, आपको प्रॉपर्टी कितने में लेनी चाहिए, तो आपको आप पता लगने लगा होगा कि अगर आप उस प्रॉपर्टी का नेट रिटर्न देख लें कि आपको कितना मिलता है उस प्रॉपर्टी से, तो शायद आप ये लगा सकते हैं हिसाब कि आपको कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ देखनी होगी, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी। कैपिटलाइज वैल्यू की बात करूं तो कैपिटलाइज वैल्यू होगी नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेस। ऑब्वियस ही बात है, अब कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब है 1000 रुपये मुझे साल के मिल रहे हैं इससे। ईयर परचेस, कितने साल तक मुझे ये चलानी है ताकि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू वापस आ जाए। 1000 रुपये मिले, 20,000 की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब 20 साल।
क्लियर? 20,000 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे 20 साल में, और 20,000 ही मैंने लगाए थे प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक वैसे है ईयर परचेज है, देखते हैं। सो ईयर परचेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के तरीके से बताता हूँ और फिर मैं डेफिनेशन को पढ़ता हूँ। देखो, ईयर परचेज का मतलब है जो आपने पैसा लगाया है वो कितने साल में वापस आएगा, सीधा। इसमें काफ़ी चीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। वो बोलता है कि अगर आपको 1 रुपये, एग्जाम्पल देके बताता है वो बोलता है अगर आपको आपकी एन्युटी 1 रुपये चाहिए आपको, मतलब एन्युटी का मतलब वो रिटर्न मुझे 1 रुपये के फॉर्म में चाहिए, तो 1 रुपये कैसे आएगा? जब आपकी करंट रेट चल रही है 4%, तो अब 4% के हिसाब से 100 रुपये पे 4 रुपये मिलता है, तो 1 रुपये के लिए 25 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि कितने ईयर लगेंगे इस हिसाब से, तो आपको पता लगता है 100 टोटल होता है। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपये के हिसाब से अगर मुझे 25 रुपये वापस चाहिए, हर साल 1 रुपये मिलता है मुझे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 4 दे रखा है, तो इस हिसाब से 25 साल लग जाएंगे हमें 25 रुपये वापस लाने की। वो एक्चुअली फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ये फॉर्मूला बनाए 100 बाय जो आपका रेट है, उससे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, सो आपको दिखता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है, इससे आपको पता लग गया 5 अगर मैं दिखाता हूँ, पुराने वाले केस में जो आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया था इसमें 20 साल लगने वाले हैं। ओके, सो ये काफ़ी ईजी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्लियर हो गया होगा कि मैंने पुराने एग्जांपल की फिर से बात करता हूँ। 1,000 रुपये वो प्रॉपर्टी हमें रेंट से दे रही थी, 20,000 रुपये की मैंने प्रॉपर्टी ली थी। अब 20,000 की मैंने जब प्रॉपर्टी ली हुई है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि मुझे 20 साल लगेंगे 1,000 रुपये से, तो अपना 20,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर? सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिंकिंग फंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंकिंग फंड की मैं बात करूं तो एसएससी जेईई में काफ़ी बार आ चुका है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ढंग से समझना। सिंकिंग फंड क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी साल में कुछ पैसा कमाती है। 10,000 रुपये अगर उसका रेंट है मंथ का, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो साल का 1,20,000 रुपये कमाती है आपकी प्रॉपर्टी। तो आप क्या करते हैं, कुछ अमाउंट इसमें से 1,20,000 में से सपोज करता हूँ मैं 20,000 रुपये, आप इसको संभाल के रख देते हैं ताकि आप फ्यूचर में कुछ सालों के लिए, लाइक कुछ सालों बाद इस बिल्डिंग में कुछ काम कराना चाहते हैं तो इसका यूज कर सको। तो सिंकिंग फंड क्या है, इसको पढ़ देता हूँ एक बार। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय द रेगुलर और एनुअल पीरियडिक डिपॉजिट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो रखते हैं, ये पैसा बेसिकली रखते क्या है, बैंक में रखते हैं। हर साल आप 20,000 रुपये बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं। तो अल्टीमेटली से एनुअल सिंकिंग फंड कितना आपको करना है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो एस क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड कितना होने वाला है। टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड क्या है कि मैंने 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे 2 लाख रुपए टोटल इकट्ठा करना है इस प्रॉपर्टी के बराबर, मेरा ये टारगेट है, तो मैंने 2 लाख रुपए यहाँ लग देता हूँ। फिर आई क्या है, बैंक इंटरेस्ट 4% लगा लेता हूँ, 5% भी लगा सकते हो आप। एन क्या है, टाइम पीरियड, जब तक आपकी बिल्डिंग खड़ी रहने वाली, 50 साल लगा लो, 50 ईयर लगा लो, या फिर 10 साल लगा लो, जो आप जितना आपको यूटिलिटी लग रहा है अपनी बिल्डिंग के हिसाब से, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि मुझे इसमें सिंकिंग फंड में ये पता करना है इस वाले फॉर्मूले से कि मुझे सिंकिंग फंड देना कितना है। आपकी बिल्डिंग साल का 20 लाख रुपए कमाती है, आप सिंकिंग फंड 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इट विल टेक 100 ईयर टू कंप्लीट योर प्रॉपर्टी अमाउंट। जो 20 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी साल की कमाती है, इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी का नेट जो ग्रॉस इनकम है या प्रॉपर्टी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू होगी, वो मोर देन 2-3 करोड़ होगी। तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा 20,000 रुपीज़ के सिंकिंग फंड से। तो सिंकिंग फंड निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, काफ़ी ईजी होगा। तो आपको मैं फिर से बता दूँ सिंकिंग फंड क्या है। एक अमाउंट आपको संभाल के रखना है बैंक में हर साल, कब तक, जब तक आपकी जो प्रॉपर्टी जितने रुपए में ली है उतना अमाउंट आपके पास ना आ जाए। बैंक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट देगा आपको उसके लिए, तो वो अमाउंट कितना है वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं सिंकिंग फंड का एक न्यूमेरिकल हमारे पास पड़ा हुआ है, काफ़ी इजी होगा आपके लिए। अब आपको समझ में आने लगेगा, 1-2 बार आप स्लाइड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि एक पंप सेट है मोटर वाला कोई, तो बिल्डिंग में इंस्टॉल करना है, 2500 रुपये रेट है उसका। मतलब मैं कह सकता हूँ मुझे 2500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं अगर कोई बिल्डिंग बनाता तो मुझे, अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा होगा कि बैंक का 4% का रेट है, 2500 रुपये की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप बताओ कितना, और 15 साल लाइफ पीरियड है पंप की, तो आपको साल का कितना पैसा बचा के चलना चाहिए बिल्डिंग इनकम से। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास टारगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट 2500 रुपये, मैंने 2500 रख दिया, 4% इंटरेस्ट मिलेगा, ये फॉर्मूला था, -1 करके
100 आंसर आता है इसका। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर n मतलब हो गया 15, तो अगर आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप हर साल 100 रुपये बैंक में जमा करते हो, हर साल एन्युटी के तौर पे 100 रुपये बैंक में जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देगी। ऐसे ही आपको 15 साल तक करना है, तो आपको उस पंप के लिए आप सेविंग कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है कि आपको कितने पैसे बचाने होते हैं। ठीक है, 4% इंटरेस्ट दे रखा आपको। सो अब इसके अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो आपको 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से करने होंगे, आप BN दत्ता का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन या फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ओके गाइस, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।